हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स। आई होप कि प्रीवियस वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स के ही लेक्चर नंबर 3 से। आज अपन बात कर रहे हैं एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरीके से डेवलप हुई, इनिशियली सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई और आज के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात की जाए या प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया कहाँ पर है। तो ये सबसे पहले ही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कह दो या फिर फार्मेसी में डेवलपमेंट की बात कर दो, रिसर्च की बात कर दो, तो फिलहाल इंडिया है जो कि नंबर 1 या फिर वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी है जो कि कहलाया जा रहा है। अब क्यों, वन बाय वन बात करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस यानी कि जब ब्रिटिश रूल था तब वहाँ पे उनको एलोपैथिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती थी। तब इंडिया में तो था नहीं इंडस्ट्रीज, तब वो है जो कि सारी की सारी मेडिसिन है जो कि कहाँ से मंगवाते थे, जर्मनी से। वो जर्मनी से प्रॉपर वे में उसे इंपोर्ट करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तब उन्होंने धीरे धीरे है जो कि इंडस्ट्रीज़ है जो कि इंडिया में भी एस्टैब्लिश करने लगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इन 1892 यहाँ पर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स है जो कि एस्टैब्लिश हुई इन कोलकाता बाय आचार्य पीसी रॉय। इन्होंने सबसे पहले है जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क को एस्टैब्लिश किया कलकत्ता के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर वे में प्रोडक्शन है जो कि स्टार्ट हुआ। उसके बाद बात की जाए कि जो टीके गुज्जर थे उन्होंने स्मॉल फैक्ट्री एट पेल बॉम्बे एंड एलएमई केमिकल्स है जो कि बड़ौदा में स्टार्ट की 1903 के अंदर। फिर धीरे धीरे है जो कि रिसर्च बढ़ने लगी, धीरे धीरे प्रोडक्शन है जो कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी। डिफरेंट तरीके के अपने को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट रहने लगी। डिफरेंट तरीके की बीमारियां हैं जो कि डायग्नोस होने लगी, तो वहाँ पे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रही। अब इतनी सारी मेडिसिन अपन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या था कि भाई अब आपको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ लगी, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अपने को काफ़ी सारी सर्जिकल ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट रखी। तब इंडिया के अंदर है जो कि इंडस्ट्रीज प्रॉपर वे में डेवलप होने लगी। यहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को है जो कि बूम मिला। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, इनका बूम भी है जो कि वापस न्यूट्रलाइज हो गया और इंडिया अपने वापस उसी स्टैटिक पैनल में वापस आ गई। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंडिया का इन चीज़ों को है जो कि कॉन्स्टेंट मैनर में ले लिया। उसी दौरान जो लुईस पाश्चर थे वो भी काफ़ी सारे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करे थे, इन्फेक्शन डिजीज़ पे रिसर्च करे थे। तो उनके आधार पे जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन पे रिसर्च शुरू की, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स है जो कि बनाना शुरू किए। और उस दौरान इंडिया के अंदर 1941 में कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स को भी प्रोड्यूस किया जाने लगा। लाइक अगर वन बाय वन बात करें तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, कोलोइडल प्रिपरेशंस, कैल्शियम, सिल्वर, मैग्नीज, आयोडीन, एल्कलॉइड्स, एफिड्रिन, कोडीन एंड ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा। यानी कि धीरे धीरे है जो कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज़ का बूम आने लगा, जहाँ पे फार्मा में केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस होने लगे। फिर बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने देखा कि अपने को काफ़ी सारी प्रॉफिट इनसे मिल रही है। साथ ही साथ जो एमएनसी कंपनीज़ हैं वो भी है जो कि बहुत सारा प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में 90% है जो मार्केट शेयर रख रही है और 10% ही है जो कि ओनरशिप रख रही है। तो उन्हें सबको डील करने के लिए, ड्रग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक 5 साल का है जो कि एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है जो कि स्टार्ट की, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है जो कि उन्होंने एस्टैब्लिश की 1954, जिसका मेन काम ये था कि जो भी डिपेंडेंस है इंडिया की पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स की आउटर कंट्रीज़ पे वो धीरे धीरे कम हो जाए। फिर धीरे धीरे हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाने लगा और आज ये कंटिन्यूटी में है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च की बन चुकी है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने है जो कि इंडिया को पूरा का पूरा काउंटर कर रखा है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा है जो कि मार्केट शेयर उठाने लगी है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक डीपीसी एक्ट भी बना जो कि प्राइस को कंट्रोल करता है। वो कैसे है कि भाई आपको प्रोडक्शन में कितना लगा, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगा, होलसेलर कितना मांग रहा है, मार्केटिंग वाले कितने ले रहे हैं, रिटेलर को कितना प्रॉफिट देना है, लास्ट में कस्टमर के पास उस रेट में वो पहुंच जाए कि उसे भी उसे परचेज करने में दिक्कत ना आए। ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए है जो कि एक डीपीसी कंट्रोल एक्ट बना 1995 में और ये कंटिन्यू रिवाइज होता चल रहा है। उसके अलावा एक पेटेंट एक्ट भी बना जिसमें आप प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पेटेंट तक ले लेते हैं तो आपकी पर्टिकुलर कंपनी के बिना अलावा कोई भी है जो कि उस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकता, अदरवाइज ही हैव टू और शी हैव टू पे। उसके अलावा नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट भी है जो कि पास हुआ, जिसके अंदर क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो नार्कोटिक ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ रहा था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया कि बिना इसके लाइसेंस को कोई भी इसको बना नहीं सकता या इसके प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन में ऐड नहीं कर सकता।
फिर आया नेशनल असेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि असेंशियल है या फिर राइट है हर एक पर्सन को फ्री मिलने के लिए, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर लिस्ट है जो कि जारी हुई 1996 में। उसके बाद जैसे मैंने आपको पेटेंट एक्ट की बात बताई कि पेटेंट में एक प्रोडक्ट पेटेंट होता है और एक प्रोसेस पेटेंट होता है, ये 7 से लेकर 20 साल तक इसको इंक्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ GMP भी है जो कि रेगुलेट हुआ, जिसके अंदर कहा कि कोई भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या कोई भी इंडस्ट्री को अगर प्रॉपर वे में लाइसेंस मिला हुआ है तो वहाँ पे आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को भी ऑबे करना होगा, यानी कि प्रॉपर वे में वैल्यूएट करना है, फॉर्मुलेशन को स्टैंडर्डाइज करना है, कहीं भी कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम सुटेबल फॉर्मुलेशन कहलाएगी, अपनी शेल्फ लाइफ को मेंटेन कर पाएगी, यानी कि जल्दी से डिटोरिएट या फिर ख़राब नहीं होगी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंडिया में है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से अगर बात की जाए प्री इंडिपेंडेंस के बाद और आज न्यू एरा में धीरे धीरे डेवलप हुई। और इसी कारण क्योंकि इंडिया ने इतनी ज़्यादा है जो कि इन चीज़ों में ग्रोथ की, तो ड्यूरिंग द 2010 टू 2015 ये बहुत ही एक बड़ा एक्सीलरेटेड फेज रहा इंडिया के लिए फार्मेसी में ग्रोथ करने के लिए। और आज की अगर बात की जाए और पहले की बात की जाए तो पहले इंडिया का टर्नओवर लगभग 10 करोड़ ही रहता था, वाइल अगर आज की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि बाय 2024 इट विल बी रीच टू 65 बिलियन। और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय द वैल्यू, यानी कि ये मतलब ये कंडीशन है जो कि इंडिया की इतनी सीवियर ग्रोथ है जो कि अपने को फार्मा फील्ड में देखने को मिली, इसलिए शायद इंडिया को वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कहा जाने लगा। उसके अलावा आपका ये जानना भी शायद ज़रूरी है कि इंडिया की जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं वो कौन कौन सी है। वन बाय वन अगर बात की जाए कंपनी का नाम, उसकी फाउंडर और ईयर की मैं बात कहूँ तो सन फार्मा सब जानते हैं, उनके फाउंडर है डॉक्टर दिलीप सिंघवी। इन्होंने 1983 में इसका स्टार्टअप किया। उसके बाद है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़, उनके फाउंडर के रेड्डी जिन्होंने 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया। देन दिवीज़ लैबोरेटरी, फाउंडर हैं मुराली दिवी, उनको 1990 में इसको स्टार्टअप किया। देन सिप्ला, इनके फाउंडर के अहमद, उन्होंने 1935 में इसको एस्टैब्लिश किया। देन ऑरबिंदो फार्मा, PVR रेड्डी एंड के रेड्डी इसके फाउंडर थे, जो स्टार्ट हुई 1986 के अंदर। तो आई होप यू स्टूडेंट आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने आपको बेसिकली बताया आज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बंगाल केमिकल्स बनी कलकत्ता के अंदर, देन स्मॉल फैक्ट्री है जो कि बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई, उसी दौरान बड़ौदा में भी हुई। वर्ल्ड वार के दौरान अपने सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस को बनाना सीखा और धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स को एस्टैब्लिश किया, जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम था 5 साल का, उसे हर 5 साल में एक्सटेंड किया गया। इनका मेन रीज़न ये था कि जो कंट्री की डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स उस पर अपन कंट्रोल लगा सकें। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीड कर रही थी 90% मार्केट शेयर के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एक्ट्स को लगाया गया जो कि कुछ भी चीज़ है जो कि एडल्ट्रेशन हो रहा है, हज़ार्ड हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जाए। उसमें 4 एक्ट्स को रेगुलेट किया गया, पेटेंट एक्ट, नारकोटिक एक्ट, DPCO एक्ट एंड नेशनल असेंशियल ड्रग लिस्ट। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इंडिया है जो कि टॉप 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल्स की ओवर द वर्ल्ड, प्लस अपन ने बात की 5 मोस्ट बड़ी कंपनीज़ की इंडिया की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।